हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम बी। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं 10 से लेके 13 जून के इम्पोर्टेंट पीआईबी करंट अफेयर्स के बारे में। ठीक है, ये सेशन करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक बेस्ड रहने वाला है। तो जो भी करंट अफेयर से रिलेटेड स्टैटिक कंसेप्ट्स आएंगी वो हम रिवाइज करते चलेंगे। ठीक है, तो ये सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। हम जो 10 से लेके 13 जून की जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है इकोनॉमी से रिलेटेड या फिर और भी सेक्टर से रिलेटेड, वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कि G7 समिट चल रहा है अभी वर्चुअली। तो इसमें ना इंडिया को इनवाइट किया गया है। सिर्फ इंडिया को ही नहीं, इंडिया के अलावा ऑस्ट्रेलिया, कोरिया और साउथ अफ्रीका को भी इनवाइट किया है इन्होंने। तो इससे आप देख सकते हैं कि ये G7 कंट्रीज में, ये G7 कंट्रीज बोले तो वर्ल्ड की 7 पावरफुल कंट्रीज हैं। ये 7 कंट्रीज वर्ल्ड की जीडीपी का अराउंड 40 से 45% कंट्रीब्यूट करती है ना। और ये काफ़ी वेल्दी कंट्रीज है। पॉलिटिकली भी ये 7 कंट्री बहुत एक्टिव है ना। और ये जो सेशन चल रहा है जिसमें इंडिया भी पार्टिसिपेट कर रहा है, उसका थीम है बिल्ड बैक बेटर। ये थीम आपको नोट डाउन करना है, ये पूछा जा सकता है। इससे आपको एक टेक अवे क्या है, इंपॉर्टेंट टेक अवे, कि इंडिया को G7 कंट्रीज में इनवाइट किया जा रहा है। इससे ये अर्थ निकलता है कि इंडिया का इम्पोर्टेंस ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक एक सिग्निफिकेंट लेवल पे है ना। इसलिए इंडिया को ग्लोबल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व किया जाता है, हमको इनवाइट किया जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं कि ये G7 मेंबर्स है कौन से। साउथ अफ्रीका में दो, नॉर्थ अमेरिका में 2 मेंबर्स हैं। एक है कनाडा, दूसरा है यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, तो नॉर्थ अमेरिका में 2 मेंबर हैं। 4 मेंबर आपके यूरोप में हैं। यहाँ पे आएगा आपका यूके, यहाँ पे आएगा अराउंड फ्रांस, फिर जर्मनी, जर्मनी के नीचे आएगा इटली। तो यहाँ पे 4 मेंबर हैं वेस्टर्न यूरोप में। और जो 7वां मेंबर है आपका वो है जापान, एशिया में। याद रखिएगा कि एशिया में से सिर्फ एक मेंबर है। यूरोप और रशिया और चाइना G7 का पार्ट नहीं है। ठीक है, नॉट पार्ट ऑफ G7। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है यहाँ पे। पूरी दुनिया में लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन फिर भी हमारा एग्रीकल्चर का एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ा है। और कितने से बढ़ा है? अराउंड 17%। अराउंड 17% से बढ़ा है। आपको एब्सोल्यूट फिगर चाहिए तो $41.25 बिलियन, 41 बिलियन US डॉलर। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि इंडियन एग्रीकल्चर आज भी इंडियन इकोनॉमी का स्पाइनल कॉर्ड है ना। क्योंकि सभी सेक्टर्स जो है नेगेटिव ग्रोथ दिखा रहे हैं, लेकिन एग्रीकल्चरल सेक्टर जो है वो 3.4% से बढ़ा है ना। तो इससे पता चलता है कि इंडियन इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का रोल आज भी बहुत ज़्यादा है और बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है ये, है ना। तो ये फिगर्स आप नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट टेक अवे है इस न्यूज़ से, है ना। और ये फिगर्स जो है आपको हेल्प करेगा। आप अगर एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट से रिलेटेड या फिर एग्रीकल्चरल के स्टेटस से रिलेटेड आप कुछ आर्गुमेंट करना चाहते हैं आपके आंसर राइटिंग में या फिर एसे में, है ना, या फिर आपकी डिबेट में, ग्रुप डिस्कशन में आप कुछ आर्गू कर सकते हैं, करना चाहते हैं, तो ये डाटा आपको हेल्प करेगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट पॉलिसी जो है वो आपके एग्री मिनिस्ट्री ने नहीं लॉन्च की है, वो लॉन्च की है आपके मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने, है ना। इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है वो देख लेते हैं। ये ऑब्जेक्टिव देखने के पीछे ये ऑब्जेक्टिव है कि आपको, आपके पास अच्छा खासा फॉडर मटेरियल रहे। एग्रीकल्चर से रिलेटेड अगर आप कुछ ऐसे अटेम्प्ट करते हो या फिर कोई आंसर जो कि आरबीआई ग्रेड बी में, आपको एग्रीकल्चर एक टॉपिक है मेंस में, आरबीआई ग्रेड बी के, नाबार्ड में भी एग्रीकल्चरल से रिलेटेड ऐसे आते रहते हैं और यूपीएससी में भी तो आते ही हैं। तो ये एग्रीकल्चरल से रिलेटेड आपको यहाँ पे अच्छा फॉडर मटेरियल मिल रहा है, ये आप नोट डाउन कर लो। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव दिखा रहा है कि टू डाइवर्सिफाई आवर एक्सपोर्ट बास्केट। मतलब हम जो भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं आज, अगर मैंगो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ बनाना एक्सपोर्ट कर रहे हैं या फिर वेजिटेबल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसको और डाइवर्सिफाई करना है।
हम अगर आज 4 चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आगे चल के हमने 10 चीज़ें एक्सपोर्ट करनी चाहिए। तो ये एक वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव है एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट पॉलिसी का। फिर उसके आगे क्या क्या करना है हमें, प्रमोट नोवेल इंडिजिनस ऑर्गेनिक एथनिक ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल एग्री प्रोडक्ट्स। ठीक है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा है और बहुत ही डाइवर्सिफाइड है। तो उन सबको टैप करके उनको कैसे प्लेटफॉर्म अवेलेबल किया जाए ताकि उनको उनको हम मोनेटाइज कर सकें। तो ये भी वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव है। इसके बाद में यूरोपियन कंट्रीज और अफ्रीकन कंट्रीज भी सैनिटरी और फाइटो सैनिटरी मेजर्स हम पे लगाते हैं। यहाँ पे देखिए, साइड सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी मेजर्स क्या है, क्वालिटी से रिलेटेड जो भी इश्यूज आते हैं हमारे एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट पे, तो उससे रिलेटेड ये सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी मेजर्स होते हैं। अगर ये मेजर्स लिए जाते हैं हमारे अगेंस्ट तो हमारा एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट जो है वो कम होता है ना। तो इन सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी मेजर्स से रिलेटेड हम अवेयर होने चाहिए। हमारे जो भी एक्सपोर्टर्स हैं इंडिया में, उनको भी हमने इस डोमेन में हेल्प करनी होगी ताकि कैसे ये हमारे अगेंस्ट ये मेजर्स ना लिए जाए, है ना। ये भी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट पॉलिसी का। ये आगे बढ़ते हैं, डबलिंग इंडियाज एक्सपोर्ट शेयर। ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टेक अवे है ये इस स्लाइड से, है ना, कि एक्सपोर्ट बढ़ाना है तो मतलब कितना बढ़ाना है, तो उसको हमको डबल करना है। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। ये एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ है एजुकेशन मिनिस्ट्री से रिलेटेड। रिसेंटली एजुकेशन मिनिस्ट्री ने एक रिपोर्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन। ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है। हम आपको अगर एजुकेशन से रिलेटेड क्या स्टेटस है इंडिया में वो अगर जानना है तो इससे रिलेटेड आप पूरा रिपोर्ट पढ़ सकते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट टेक अवे है वो हमने यहाँ पे आपके लिए लाया है। टोटल एनरोलमेंट ये के बारे में यहाँ पे बात चल रही है। तो यहाँ पे दो ग्राफ दिए हैं, ये बोल रहे हैं कि टोटल एनरोलमेंट हुआ है 1920 ईयर में 3.85 करोड़, है ना। और ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो है 27.1%। तो टोटल एनरोलमेंट एनरोलमेंट तो हमको समझ में आ रहा है कि 3.85 करोड़ हुआ है, इतने लोगों ने एडमिशन ली है हायर एजुकेशन के लिए, है ना। यूजी बोलिए कि या फिर पीजी बोलिए। लेकिन ये ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो क्या है, ये हमको पता होना चाहिए। ये स्टैटिक कंसेप्ट है, ये आपके नॉलेज में नॉलेज ये आपका नॉलेज बढ़ाएगा, है ना। तो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो क्या है वो यहाँ पे देख ले। ग्रॉस एनरोलमेंट की ये डेफिनेशन यहाँ पे दी है, ये यूनेस्को की साइट से ली है, यूनाइटेड नेशन की साइट से ये ली है। तो यहाँ पे मैं आपको आसान भाषा में ये समझा देता हूँ कि ये होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि बीए के फर्स्ट ईयर में या फिर ओवरऑल सभी फर्स्ट ईयर में एडमिशन हुई है, मान लो 200 लोगों ने एडमिशन ली है इंडिया में 2020 के फाइनेंशियल ईयर में, फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में मान लो कि 200 लोगों ने फर्स्ट ईयर में एडमिशन ली है। और ये इरिस्पेक्टिव ऑफ एज है, मतलब आइडियल एज अगर 18 से 19 है फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने के लिए, तो ये इरिस्पेक्टिव ऑफ एज मतलब इसमें 20 साल वाले 25 साल वाले भी आ गए, है ना। लेकिन ये रेशो किस चीज का बनता है कि ये तो हो गया आपका टोटल लोग जिन्होंने एडमिशन लिया है, लेकिन इसके डिनोमिनेटर में आएगा रेशो के लिए कि टोटल लोग कितने हैं इंडिया में जिनको एडमिशन लेना चाहिए। मान लो वो 400 है इस एज ग्रुप में, ये आइडियल एज ग्रुप है। 18 से 19 के बीच वाला अगर कोई स्टूडेंट है तो उसको फर्स्ट ईयर में होना चाहिए आज की डेट में, है ना, आइडियली। तो ऐसे टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 400, लेकिन उसमें से एडमिशन कितने ने ली, सिर्फ 200 ने। तो इसका अगर रेशो लेंगे आप तो वो आएगा 1/2। 1/2 का अगर परसेंटेज लेंगे तो वो 1/2 का अगर आप परसेंटेज लेंगे तो वो आएगा 50%। ये होगा आपका ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो, इसको बोलते हैं ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो। यहाँ पे भी आप समझ सकते हैं कि मतलब 27.1% अगर ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो है तो ये अभी हम ये कम ही है, इसको आगे चल के हमको और बढ़ाना है जिससे कि हमको पता चलेगा कि कितने लोग हमारे हायर एजुकेशन ले रहे हैं। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। ये और इम्पोर्टेंट डाटा है इस रिपोर्ट से रिलेटेड, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सब आप नोट कर लीजिए। यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो लोग पीएचडी कर रहे हैं वो सिर्फ 2 लाख है, 2,03,000।
तो इससे आपको एक अंदाजा लग सकता है कि इंडिया में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इतनी स्लो प्रोग्रेस क्यों है ना। पीएचडी के लिए हम एनकरेज नहीं कर पा रहे हैं हमारे स्टूडेंट को। सिर्फ 2 लाख 40-50 करोड़ की आबादी में से जो कि स्टूडेंट है, उसमें से सिर्फ 2 लाख लोग रिसर्च कर रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब यह है कि हमको इनको एनकरेज करना पड़ेगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, जिससे कि हमारी जो कुछ भी सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज है, उससे रिलेटेड इनोवेटिव सॉल्यूशंस हम ला पाए, है ना। इनोवेटिव सॉल्यूशन चाहिए हमें, वो रिसर्च से भी आएगा, है ना। तो ये चीज़ है, ठीक है। ये बाकी इंपॉर्टेंट टेक अवे है, जैसे कि जेंडर पैरिटी इंडेक्स है, पपिल टीचर रेशो है, ये भी 26 है, ये आपको नोट डाउन करना है। ये इंपॉर्टेंट टेक अवे है इस रिपोर्ट से रिलेटेड, है ना। यहाँ पे यूनिवर्सिटीज, कॉलेज और स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशंस का एब्सोल्यूट डेटा दिया है, ये भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। आप जब कभी भी एजुकेशन पे कुछ आर्गुमेंट करेंगे, है ना, या फिर ऐसे लिखेंगे, वहाँ पे ये आपको एज अ फॉर्डर मटेरियल काम में आने वाला है ना। आपको अगर किसी ने पूछ लिया कि हायर एजुकेशन का क्या स्टेटस है हमारी कंट्री में, तो आप वहाँ पे ये डाटा बिल्कुल कोट कर सकते हो, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ये ई संजीवनी करके एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्कीम लॉन्च की है। ये ई संजीवनी क्या है? ये टेलीमेडिसिन से रिलेटेड एक स्कीम है। इसके तहत आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस गूगल पे जाके ई संजीवनी टाइप करना है, आपके पास एक पोर्टल खुलेगा, उस पोर्टल पे जाके आपको रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद आपको एक टोकन इशू होगा, है ना। तो ये टोकन इशू होने के बाद ना आपको एक अपॉइंटमेंट दिया जाएगा ऑनलाइन ही, है ना। फिर ऑनलाइन ही आपको वेब कैम के जरिए उस डॉक्टर को आपकी तकलीफ बतानी है ना। फिर वो डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शन देगा, उसको ई प्रिस्क्रिप्शन बोलते हैं। ये ई प्रिस्क्रिप्शन पे आपकी दवाई लिखी होगी, आपको जो भी ट्रीटमेंट लेना है वो लिखा होगा, है ना। छोटा मोटा अगर इशू है तो वो आपका वहीं पे सॉल्व हो जाएगा, वो आपको दवाई लिख के देगा और वो दवाई आपको फिर खरीदनी है फिजिकली जाके, ठीक है। तो ये कोरोना के चलते ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। इससे लोगों का कांटेक्ट कम होगा, हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे ही ट्रीटमेंट ले सकते हैं, ठीक है। तो ये ई संजीवनी पोर्टल जो है, ये इस बार आरबीआई मेंस में पूछा गया था। आरबीआई ग्रेड बी के मेंस में इससे रिलेटेड सवाल आया था, है ना। तो ऐसे सारे जो इनिशिएटिव है जो पब्लिक वेलफेयर से रिलेटेड है, हेल्थ से रिलेटेड है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, वो काफी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं सभी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट टेक अवे है, ये आप नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक डब्ल्यूएचओ का हाई लेवल मीटिंग एड्रेस किया है ना। तो इस एड्रेस में ना उन्होंने एक इम्पोर्टेंट बात कही है। ये उन्होंने नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज एंड ह्यूमन हेल्थ का जिक्र किया है। ये जो प्लान है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एज फार एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर कंसर्न, है ना। ये एसडीजी गोल्स से रिलेटेड ये प्लान है, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये है क्या बेसिकली? ये नेशनल क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 8 सेक्टर जो है वो आइडेंटिफाई किए हैं। एक सेक्टर में सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी में आप काम करोगे तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं होगा। आपको पूरा का पूरा सिस्टम सस्टेनेबल करना पड़ेगा, तब जाके एसडीजी अचीव होगा, है ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एसडीजी नहीं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो क्लाइमेट चेंज वन ऑफ दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है ना। तो वो हमको इंश्योर करना है, तो वो कैसे इंश्योर करेंगे? फिर हमको क्या करना है कि हमको रिन्यूएबल एनर्जी भी प्रोड्यूस करनी है, तो उसके लिए नेशनल सोलार मिशन लॉन्च किया। फिर वाटर भी कंजर्व करना है, तो नेशनल वाटर मिशन भी लॉन्च किया। फिर हमको ट्री प्लांटेशन भी करना है, तो नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया ये भी लॉन्च किया। तो ऐसे ये 8 इनिशिएटिव है ना। ये आठों के आठों इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। नाबार्ड के मेंस में लास्ट ईयर ये एनएपीसीसी पे एक क्वेश्चन था कि उसमें ये इनमें से कौन से मिशंस इंक्लूडेड है एनएपीसीसी में, है ना, नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज। तो ये 8 मिशन आप नोट कर लो और इसको आपको याद रखना है, ठीक है। ये आठों मिशन आपको याद होने चाहिए। अगर कल उठ के यूपीएससी में भी कई बार पूछ लेते हैं कि भाई एनएपीसीसी का ये मिशन पार्ट है या नहीं है, तो वो सही है या गलत है आपको पता होना चाहिए, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं।
जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन एक इम्पोर्टेंट स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। ये क्यों बनाई है? ये इसलिए बनाई है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सभी घरों को ड्रिंकिंग वाटर पहुंचाना है ना, और नल के जरिए पहुंचाना है। ऐसे नहीं कि भाई आप बोरवेल से ले रहे हो। ये फ्रेश वाटर हर घर को 2024 तक पहुंचाना है, ये टारगेट है। उसके लिए जल जीवन मिशन लॉन्च किया है, और ये लॉन्च हुआ था 15 अगस्त 2019 में। ठीक है, तो ये आपको इम्पोर्टेंट टेक अवे है, ये याद रखना है। ये जो फैक्ट्स होते हैं ये नाबार्ड और आरबीआई जैसे एग्जाम में पूछ लेते हैं, और जो लोग एमपीएससी दे रहे हैं, एमपीएससी वाले जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, एसटीआई पीएसआई वाले लोग, उनको भी ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पूछी जाती है ना। राज्य सेवा में भी ऐसे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो है वो पूछी जाती है आपके एचआरडी के पेपर में, है ना। एचआरडी और इकोनॉमी के पेपर में ये क्रिटिकल इंफॉर्मेशन आएगी, तो ये आपको नोट करना है, ठीक है। 2024 और ये 2019। आइए आगे बढ़ते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया है। एक ऑर्गेनाइजेशन है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन करके, ईएसआईसी बोलते हैं इसको, है ना। तो इन्होंने अभी एक इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया है कि जो भी कैजुअल और कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स हैं म्यूनिसिपल बॉडीज में, उनको ये इंश्योरेंस के अंडर कवर करेंगे, है ना। तो ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये इनिशिएटिव आपके फाइनेंशियल इंक्लूजन से रिलेटेड है। फाइनेंशियल इंक्लूजन वाला जो टॉपिक है वो आपकी यूपीएससी की सिलेबस में भी है, आरबीआई की सिलेबस में भी है, नाबार्ड की सिलेबस में भी है, और ये इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट इनिशिएटिव है ना। ये जो कैजुअल और कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स है, इनको अगर आप इंश्योरेंस दोगे तो इनका जो इनकी सेफ्टी, सोशल सेफ्टी बढ़ जाएगी, सोशल सिक्योरिटी बढ़ जाएगी, है ना। इनको ये अगर कल बीमार पड़ते हैं तो इनको हेल्थ इंश्योरेंस मिल सकता है, या फिर उसके लिए ये पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये फाइनेंशियल इंक्लूजन का अच्छा इनिशिएटिव है। ये आप कहीं पे भी कोट कर सकते हैं एज ए एग्जांपल ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन, है ना। फिर आते हैं हाइब्रिड हाइब्रिड मल्टीप्लाई फेस मास्क। ये मास्क क्या है कि अभी N95 जो वाला जो मास्क है, ये मोस्ट ऑफ द टाइम रीयूजेबल नहीं होता है। तो आप हर दिन नया मास्क तो नहीं लेंगे, है ना। तो लोग क्या कर रहे हैं, वही वही मास्क फिर से यूज कर रहे हैं, तो वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, उससे भी इन्फेक्शन बढ़ता है ना। आप लोग पॉजिटिव हो रहे हैं उससे और ज्यादा। तो इसके लिए क्या हो गया, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप ने एक इनोवेटिव मास्क लाया है। ये क्या है, ये वॉशेबल और रीयूजेबल है। ये ऐसा दिखता है ये मास्क। ये इनोवेशन सेल्फ हेल्प ग्रुप और स्टार्टअप्स ने लाया है। इसको SHG 95 मास्क बोलते हैं, है ना। इससे रिलेटेड डिटेल्स जो है वो यहाँ पे मैंने दी है, ये आप नोट कर लो। ये ज़्यादा पूछेंगे नहीं, पर आपको पता होना चाहिए कि ये इम्पोर्टेंट सेफ्टी रिलेटेड एक इनिशिएटिव है। तो ये न्यूज़ में है, पीआईबी पे आया है, तो ये इम्पोर्टेंट बन जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है ना। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ पीआईबी पे आई है, ट्राइफेड से रिलेटेड, है ना। ये पूरी न्यूज़ इम्पोर्टेंट नहीं है, पर ये ट्राइफेड से रिलेटेड है, इसलिए ये ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है। सभी एग्री से रिलेटेड जो भी एग्जाम आप दोगे उसमें ट्राइफेड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एफसीआई हो, नाबार्ड हो, है ना, या एएफओ हो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं ये ट्राइफेड है क्या। ट्राइफेड तो बेसिकली उसका लॉन्ग फॉर्म है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, है ना। ये फॉर्म हुई थी 1987 में, 1987। और लॉन्ग फॉर्म मैं फिर से बता दूं, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, है ना। तो ये ट्राइफेड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। बेसिकली ये ट्राइफेड क्या करता है कि मान लो अर्बन और रूरल एरिया में तो हमारे एपीएमसीज है ना। अर्बन और रूरल एरिया में एपीएमसी है, जिसको हम मंडी बोलते हैं। और ये एपीएमसी जो है वो मतलब यहाँ पे रोड का काफ़ी अच्छा नेटवर्क होता है, एक्सेसिबल है, ये एक्सेसिबल है इजीली। लेकिन ट्राइबल एरिया में ना ऐसी मार्केटिंग ज़्यादातर नहीं होती है। ट्राइबल एरिया में माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं। मतलब जंगल से जो कुछ भी छोटा मोटा जो प्रोड्यूस होता है, रबर हो या डिंक हो, है ना, तो या कुछ फल फ्रूट हो, वो प्रोड्यूस होता है जंगलों से। और ये कौन करता है, ये ट्राइबल लोग करते हैं।
तो इन ट्राइबल लोगों की जो लाइवलीहुड है वो इसी पे डिपेंड करती है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे। तो इनका मार्केटिंग होना चाहिए। तो इनके मार्केटिंग के लिए गवर्नमेंट ऑफ ट्राइबल मिनिस्ट्री ने ये एक अलग ऑर्गेनाइजेशन ही बना दिया है, उसको हम ट्राइफेड बोलते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ट्रेड ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, सरप्लस सरप्लस एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। इसका मार्केटिंग करने के लिए ट्राइबल लोगों को ये ट्राइफेड हेल्प करता है ना। तो ये आप कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए मैंने ये स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगाया है, आप ये नोट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फार्म मैकेनाइजेशन से रिलेटेड ये एक स्कीम पीआईबी पे मुझे दिखी, तो मुझे ये इम्पोर्टेंट लगा, इसलिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो ये एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन। तो देखते हैं ये है क्या। ये इससे रिलेटेड, इस एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट डाटा है, ये मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है। इसके पीछे मेन एम क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो आपको हमको सबको जैसे पता है कि हमारी पॉपुलेशन जो है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा फूड भी लगेगा, फूड सिक्योरिटी के लिए, है ना। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा फूड हम कैसे मतलब उगाएंगे। तो उस आदमी जो है, मैनुअल लेबर जो है, उनका एक पर्टिकुलर लिमिट होता है, उसके आगे वो नहीं जा सकते। इसके अलावा वेस्टेज भी बहुत होता है। अगर आप थ्रेशर से गेहूं निकालो तो इससे होने वाला वेस्टेज, और आप मैन्युअली अगर गेहूं निकालो तो इससे होने वाला वेस्टेज, ये बहुत ही मतलब जमीन आसमान का फर्क होता है ना। तो थ्रेशर से आप निकालो, किसी मशीन से निकालो तो वेस्टेज कम होता है, मैन्युअली निकालो तो वेस्टेज ज़्यादा होता है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने ये एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन का एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है। तो उससे रिलेटेड ये डाटा है। तो गवर्नमेंट का मेन एम ये है इससे कि हमारा प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए, प्रोडक्टिविटी भी बढ़नी चाहिए। प्रोडक्शन प्रोडक्शन तो नहीं बढ़ेगा बट प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है इससे, मैकेनाइजेशन से रिलेटेड। प्रोडक्शन भी बढ़ेगा बट वो एक अलग आर्गुमेंट है। तो अभी के लिए ये प्रोडक्टिविटी पे हम फोकस करेंगे कि इससे हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़नी चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट टेक अवे ये भी है, यहाँ पे दिया है कि इंडिया के पास जो एरिया है वो पूरे वर्ल्ड का 2.4% है, यहाँ पे दिया है। इंडिया का जो एरिया है पूरे वर्ल्ड का 2.4% है। हमारे पास जो वाटर रिसोर्सेस है वो पूरे वर्ल्ड के मुकाबले पूरे वर्ल्ड का 4% है ना। पर हम हमारा जो पॉपुलेशन है वो पूरे वर्ल्ड के 17% है। तो 2.5% जगह पे 4% वाटर लेके 17% वर्ल्ड का पॉपुलेशन हम कैसे कैटर कर पाएंगे, है ना। तो उसके लिए हमको टेक्नोलॉजी लाना पड़ेगा, इनोवेशन लाना पड़ेगा, तो उसी के लिए ये मिशन लॉन्च किया है। तो ये सब डाटा जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये आपको नोट डाउन करना है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। ये एक शॉर्ट न्यूज़ पीआईबी पे आई है, ये मैंगो के एक्सपोर्ट से रिलेटेड है। तो ये जीआई टैग के से रिलेटेड होने के कारण ये इम्पोर्टेंट बन जाती है। तो ये वेस्ट बंगाल के ये दो इम्पोर्टेंट जीआई टैग है, एक तो है खीरसपति और दूसरा है लक्ष्मण भोग, है ना। और ये जो वैरायटीज है ये मैंगो से रिलेटेड है ना। और ये बिहार की है जर्दालू, ये जीआई टैग है, काफी बार यूपीएससी में भी पूछा गया है, आरबीआई और नाबार्ड में तो आता ही है ना। तो आपको ये फैक्ट नोट डाउन करने हैं। वेस्ट बंगाल के दो जीआई टैग है, खीरसपति और लक्ष्मण भोग, और बिहार के है जर्दालू। इसके अलावा जीआई टैग होता क्या है वो भी इंपॉर्टेंट है। जीआई टैग बोले तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, इसका मतलब ये होता है कि एक किसी पर्टिकुलर एरिया में अगर कुछ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट या किसी कोई और प्रोडक्ट अगर प्रोड्यूस होता है और उस एरिया का वो यूनिक प्रोडक्ट है, वो और कहीं पे नहीं होगा, उधर ही होगा। जैसे मान लो ये हमारा इंडिया है, हापुस जो है, हापुस वाला आम जो यहाँ पे होता है कोकन में, तो ये यहाँ का जीआई टैग हम इसको बोल सकते हैं, है ना। मतलब यहाँ का यूनिकनेस है, पर जीआई टैग के लगाने के लिए आपको ऑफिशियली उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी, है ना। तो ये वही है, जीआई टैग वही है जिसको जो एक आधी जो चीज़ एग्रीकल्चरल कमोडिटी स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल रीजन से रिलेटेड होती है उसको हम जीआई टैग इशू करते हैं। ठीक है, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का ही पार्ट है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का पार्ट होता है ये। और ये किन किन चीज़ों के लिए हम देते हैं, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए देते हैं, फूड स्टफ्स के लिए देते हैं, वाइन स्पिरिट ड्रिंक्स के लिए देते हैं, हैंडीक्राफ्ट्स के लिए देते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को भी हम देते हैं। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट टेक अवे है इस न्यूज़ से। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली ये पीएलआई स्कीम एक न्यूज़ में है ना। रिसेंटली आईआरडीए ने
4,500 करोड़ के टेंडर्स इनवाइट किए हैं, है ना। तो उससे रिलेटेड ये पीएलआई स्कीम जो है वो न्यूज़ में आई है पीआईबी पे। पीआईबी तो आई है, लेकिन उसके अलावा ये हर रोज़ न्यूज़पेपर में आपको ये देखने को मिलेगा। तो इसमें हम ये कवर कर लेते हैं कि ये पीएलआई स्कीम है क्या। ये पीएलआई स्कीम जो है ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, ठीक है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। तो इसमें क्या है ना, गवर्नमेंट कंपनीज को प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए इंसेंटिव दे रही है, फाइनेंशियल इंसेंटिव। आप प्रोडक्शन बढ़ाओ, आप ज़्यादा मार्केटिंग करो, ज़्यादा बेचो, हम आपको फाइनेंशियल इंसेंटिव देंगे, है ना। तो इससे क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी, इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा, और इकोनॉमिक ग्रोथ होने की वजह से जॉब क्रिएट होने के भी चांसेस है। गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलेगा, वो रेवेन्यू गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम पे खर्च कर सकती है। तो ये इसका मेजर एम है। और ये इसके तहत जो फॉरेन कंपनीज है उसको भी उनको भी इनकरेज करती है कि इंडिया में आप आके आप प्रोड्यूस करो, है ना। तो ये मेजर एम है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम का। प्रोडक्शन ये चाहिए क्यों ये स्कीम, ये यहाँ पे दिया है हमने कि ये स्कीम क्यों चाहिए हमको। ये स्कीम इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए चाहिए, है ना। कंटिन्यू मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन दीज कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर्स। कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर्स में इंडस्ट्री को गवर्नमेंट एनकरेज करना चाहती है, तो ये मेजर एम है उसका। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली ये जो लास्ट हमारा इस साल का जो बजट है 2021-22, उसमें अराउंड 2 लाख करोड़, टू बी प्रिसाइज 1.97 लाख करोड़ का अलोकेशन किया है इस स्कीम के लिए, पीएलआई स्कीम के लिए, ठीक है। और इसमें 13 सेक्टर्स आइडेंटिफाई किए हैं, 13 सेक्टर आइडेंटिफाई हुए टोटल। तो ये इंपॉर्टेंट टेक अवे है, ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन एग्जाम में अक्सर आती है, तो ये आपको नोट करनी है, ठीक है। यूएनडीपी रिसेंटली ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो है वो यूएनडीपी ने रिकॉग्नाइज किया है। उनका ये मानना है कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो है वो काफ़ी अच्छा है, और काफ़ी अच्छा पॉवर्टी एलिवेशन मेजर है, अच्छा रीजनल डेवलपमेंट मेजर है। तो ये वर्ल्ड में बाकी सभी जगह भी इम्प्लीमेंट होना चाहिए। अब यहाँ पे और एक इम्पॉर्टेंट टेक अवे है, ये आप हमको कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि यूएनडीपी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। यूएनडीपी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। ये जो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, उनका उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन एग्जाम में आती है, तो आपको इसका हेडक्वार्टर देख के कमेंट सेक्शन में लिखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के से रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। ये बेसिकली जो भी पिछड़े हुए डिस्ट्रिक्ट्स हैं इंडिया में, उनको एक साथ में उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए एक टारगेटेड प्रोग्राम चलाया गया है, उसको बोलते हैं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, है ना। ऐसे 112 डिस्ट्रिक्ट हैं जो आइडेंटिफाई किए हैं। ये 112 डिस्ट्रिक्ट जो है वो बहुत ही बैकवर्ड है। एजुकेशन की कमी है वहाँ पे, फिर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, स्किल गैप है ना। महिलाओं पे अत्याचार होते हैं वहाँ पे, ऐसे बहुत सारी चीज़ों में से ये बैकवर्ड है, तो इनको मेन स्ट्रीम में लाना है, उसके लिए नीति आयोग ने ये इनिशिएटिव चलाया है, ठीक है। आगे आते हैं, ये रामकृष्ण मिशन न्यूज़ में है। ये पीआईबी पे इससे रिलेटेड आर्टिकल आया था, क्योंकि पीआईबी पे आया है तो फिर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो इससे रिलेटेड फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये जो रामकृष्ण मिशन के फाउंडर है वो है स्वामी विवेकानंद, है ना। और ये फॉर्म हुआ था 1897 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बेलूर। हेडक्वार्टर है उनका बेलूर में, है ना। तो आइए आगे बढ़ते हैं। जीएसटी काउंसिल की रिसेंटली मीटिंग हुई है, 44th मीटिंग थी ये जीएसटी काउंसिल की, ठीक है। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग थी 44th। तो जीएसटी काउंसिल से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट स्टैटिक न्यूज़ है वो यहाँ पे हम कवर कर रहे हैं। जीएसटी काउंसिल का चेयरमैन होता है फाइनेंस मिनिस्टर, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। फाइनेंस मिनिस्टर जो भी होगा वो जीएसटी काउंसिल का हेड होगा, ठीक है। आज की डेट में निर्मला जी है। अगर आगे चल के नितिन गडकरी चेयरमैन बनते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर बनते हैं, तो जीएसटी काउंसिल के चेयरपर्सन वो होंगे, ठीक है। वाइस चेयरपर्सन कौन होता है, ये रोटेशन बेसिस पे किसी स्टेट गवर्नमेंट के जो भी मिनिस्टर इसके यहाँ पे आते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर स्टेट गवर्नमेंट के, उनमें से कोई एक इसका वाइस चेयरमैन बनेगा, ठीक है। और
जीएसटी काउंसिल का कामकाज आगे बढ़ाने के लिए कोरम होता है 50%। 50% से कम अगर लोग प्रेजेंट है तो जीएसटी काउंसिल का मीटिंग नहीं होगा। ठीक है। डिसीजन के लिए 75% मेजोरिटी चाहिए। कोई भी डिसीजन अगर पास होना हो तो 75% लोगों ने उसको हाँ कहना चाहिए। ठीक है। डिसीजन मेकिंग का जो वेटेज है वो 2/3 स्टेट्स के पास है और 1/3 जो है वो सेंटर के पास है ना। और जीएसटी से रिलेटेड जो भी रूल्स लाने हैं, जो भी लॉज बनाने हैं, या फिर जो परसेंटेज है टैक्स स्लैब अगर मॉडिफाई करना है, तो ये सभी डिसीजन जो है वो ये जीएसटी काउंसिल लेगी, है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है। ये जो जीएसटी ने जो भी टैक्सेस सब्ज्यूम किए हैं उसका डिटेल्स हमने यहाँ पे दिया है। ठीक है। तो ये जो टैक्सेस है पूरे सब्ज्यूम हुए हैं, ये टैक्स अभी एग्जिस्ट नहीं करते, ये टैक्स सब हटा के हमने जीएसटी लाया है। ठीक है। तो अभी इंडिया में सिर्फ जीएसटी है, और जीएसटी की 3 टाइप है, सेंट्रल जीएसटी, है ना, और स्टेट जीएसटी, और ये इंटीग्रेटेड जीएसटी। ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि भाई कौन से टैक्सेस है जो जीएसटी ने सब्ज्यूम किए हैं। इसके अलावा ये कुछ कैटेगरीज है जो जीएसटी के अंदर नहीं है। ये जैसे कि अल्कोहल है, ये जीएसटी में नहीं आता है। फिर पेट्रोलियम प्रोडक्ट जैसे पेट्रोल डीजल हो गया, वो भी जीएसटी में नहीं आता है। टोबैको भी नहीं आता है, और एंटरटेनमेंट टैक्स ये भी नहीं आता है। ठीक है। तो इन पे फिर टैक्स कौन करता है, ये टैक्स किसके अंडर आते हैं वो यहाँ पे हमने दिया है। जैसे एंटरटेनमेंट टैक्स आपकी लोकल बॉडी के अंडर आता है ना। तो ये क्यों नहीं लाए हमने जीएसटी के अंडर, क्योंकि गवर्नमेंट को रेवेन्यू की ज़रूरत है। अगर जीएसटी के अंडर आएगा ये तो मान लो ये पेट्रोल पे कितना टैक्स लगेगा, या तो 5%, 12%, 18%, है ना। और मेरे ख्याल से चौथा जो स्लैब है वो 24 का है आई थिंक। तो ये जो स्लैब्स है, इसके अंडर आप पेट्रोलियम को टैक्स करोगे, लेकिन मान लो आपने 5% टैक्स किया या फिर 12% टैक्स किया, तो इंश्योर नहीं कर पाएंगे आप आपका रेवेन्यू, है ना। गवर्नमेंट रेवेन्यू इंश्योर नहीं कर पाएगी, तो इसलिए इसको पेट्रोलियम को जो है वो आउटसाइड जीएसटी रखा है ना। जैसे जिससे कि वो जब चाहे इस पे टैक्स लगा के रेवेन्यू जनरेट कर सके। पिछले साल मार्च से लेके आज तक पेट्रोल में लगभग 30 रुपए से बढ़ोतरी हुई है ना। ये पैसा क्यों ये प्राइजेस क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को पैसा चाहिए देश चलाने के लिए, तो गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स इम्पोज कर रही है और रेवेन्यू जनरेट कर रही है। ठीक है। तो ये सब चीज़ें जीएसटी में नहीं आते, ये आपको नोट करना है, ये इंपॉर्टेंट टेक अवे है। आगे चलते हैं। जीएसटी से बेनिफिट क्या हुआ है, जीएसटी से इन्फ्लेशन कम हुआ है। ठीक है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आया है। फिर ब्लैक मनी का वो भी कम हुआ है जीएसटी से, क्योंकि अभी क्या है, जीएसटी टैक्स भरने का जो भी सिस्टम है वो पूरा ऑनलाइन हो गया है ना, ट्रांसपेरेंट हो गया है। तो इसकी वजह से लोग अभी ब्लैक मनी जनरेट कम हो रहा है, नहीं हो रहा है ऐसा नहीं, लेकिन कम हो रहा है। ठीक है। और काफ़ी सारे टैक्स थे पहले, बहुत ज़्यादा टैक्सेस थे, तो लोगों को समझ में नहीं आता, जो फॉरेन प्लेयर्स होते थे उनको समझ में नहीं आता था कितना टैक्स हम उनको देना पड़ेगा। तो ये सब बड़ा कॉम्प्लेक्स मामला था, लेकिन अभी उसमें एक ही टैक्स है पूरे कंट्री में, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी आ गया है। ठीक है। अब टैक्सेस का रेट कम हुआ है, तो चीज़ों की प्राइजेस में भी कुछ कमी दिखाई गई है, तो गवर्नमेंट बोल रही है इससे इन्फ्लेशन भी कम हुआ है, बट ये इन्फ्लेशन डायनामिक होता है ना। तो प्राइजेस में कम आई है ये आर्गुमेंट तो ठीक है, लेकिन इन्फ्लेशन कम हुआ है ये थोड़ा डिबेटेबल बात है। तो ठीक है, कोई नहीं, ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है, तो आप ये भी आर्गुमेंट एग्जाम में दे सकते हो। ठीक है। ये फाइनेंस मिनिस्ट्री से डाटा लिया गया है, तो आप इस डाटा को बेझिझक कहीं पे भी यूज कर सकते हो। ये पूरा डाटा ऑथेंटिक है, पीआईबी की साइट से लिया हुआ है, या फिर गवर्नमेंट की वेबसाइट से ही लिया गया हुआ है, या फिर उनके रिपोर्ट से लिया गया हुआ है। तो आप इसका जैसे कि तैसे आप समझिए और इसके नोट्स बनाते चलिए। ठीक है। ये आगे दूसरी स्लाइड है, बेनिफिट से रिलेटेड ही है, ये आप नोट कर लो। ठीक है। आते हैं गुड्स और सर्विस टैक्स नेटवर्क पे। ये भी एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन बन गया है जीएसटी से रिलेटेड। जीएसटी से रिलेटेड जो भी आईटी इश्यूज होंगे, आईटी से रिलेटेड जो भी कामकाज होगा जीएसटी नेटवर्क, गुड्स एंड सर्विस टैक्स का, वो ये वो ये इंस्टीट्यूशन देखता है। ठीक है। ये इंस्टीट्यूशन में कौन लोग हैं, 24.5% तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है शेयर, मतलब इसकी ओनरशिप, और उतना ही हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट्स के पास है, और बचा हुआ 51% हिस्सा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे। अब इसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कौन से आते हैं, इसमें है एचडीएफसी,
HDFC है, फिर ICICI है ना, फिर NSE है, और इसमें इसके अलावा LIC भी है। LIC का भी शेयर है इसमें, है ना। तो ये सब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 51% होल्ड कर रही है, ठीक है। तो आईटी, ये इतना ध्यान में रखिए कि जीएसटी से रिलेटेड जो कुछ भी इश्यूज होंगे वो जीएसटी नेटवर्क देखेगा। और ये बनाया क्यों है? ये बनाया है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लाने के लिए। लोग जो भी टैक्स भरेंगे उनको परेशानी नहीं होनी चाहिए, पूरा ईज होना चाहिए टैक्स भरने के लिए। तो ये उससे रिलेटेड ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है, ठीक है। और इसको टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट कौन दे रहा है? इन्फोसिस। ये पूरा जीएसटी नेटवर्क जो है वो इन्फोसिस चलाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली एक न्यूज़, ये पेंसिल पोर्टल से रिलेटेड, चाइल्ड लेबर डे के दिन पे ये इशू हुआ था। ये जो पेंसिल पोर्टल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि ये चाइल्ड लेबर से रिलेटेड है। चाइल्ड लेबर इंपॉर्टेंट इशू है इंडिया में, बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है चाइल्ड लेबर। तो इसीलिए ये पेंसिल पोर्टल इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये पेंसिल पोर्टल क्या है वो यहाँ पे हम देखते हैं। ये पेंसिल पोर्टल मतलब इसका एक लॉन्ग फॉर्म है, वो है प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव एनफोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर, है ना। चाइल्ड लेबर को अगर आपको रोकना है, आपको किसी को कंप्लेंट करनी है चाइल्ड लेबर के खिलाफ, तो आप ये पेंसिल पोर्टल पे जाके कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो पेंसिल पोर्टल है ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर आता है, ठीक है। और चाइल्ड लेबर डे जो होता है वो 12 जून को होता है ना। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ये आपको ध्यान में रखनी है। और लास्ट ईयर जो भी लोग PSI STI महाराष्ट्र से ये वीडियो देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि ये PSI में कंबाइन वाले एग्जाम में आपके लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया था पेंसिल पोर्टल से रिलेटेड, है ना। आप क्वेश्चन पेपर देख लो, ये पेंसिल पोर्टल पे एक क्वेश्चन था उसमें 2019 में, ठीक है। 20 में तो एग्जाम ही नहीं हुई, 2019 में था। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है PIB के 10 से लेके 13 जून तक, वो यहाँ पे खत्म होते हैं, 10 से 13 जून तक। अगला वीडियो फ्राइडे को आएगा, है ना। तो स्टैटिक प्लस करंट अफेयर्स का आपको रिवीजन करना है, आपको करंट अफेयर्स का ट्रैक रिकॉर्ड रखना है। तो आप इस सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। ये सीरीज फ्राइडे और ट्यूसडे को आती है, ठीक है। तो अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू।